Hello everyone, welcome to Basics of Learning. This is our first class of political science, and here we will start from the Western philosophers and especially the Plato. जब हम बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में हम थॉट पढ़ते हैं, थॉट का मतलब होता है एक विचार की स्टडी करते हैं, और जो विचार को हम जब जानते हैं तो हम ये भी समझते हैं कि एक जगह और समय, इन दोनों के हिसाब से विचार बदलते हैं। समय प्राचीन भी हो सकता है, मध्यकालीन भी हो सकता है और आधुनिक भी हो सकता है, और जगह वेस्टर्न कंट्रीज़ भी हो सकती हैं, इंडिया या फिर कोई अलग कंट्री भी हो सकती है। ये दोनों चीज़ें जो बहुत ज़्यादा क्रूशियल डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं किसी भी विचारों के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल थिंकिंग कब होती है, राजनीतिक विचार कब आते हैं, जब संकट आते हैं, जब क्राइसिस होता है तब पॉलिटिकल थिंकिंग की जाती है। अगर नॉर्मल सिचुएशन में कभी भी थिंकिंग नहीं की जाती। तो हम स्टार्ट करेंगे प्लेटो से, जो कि एंशियंट ग्रीक से बिलोंग करते थे। तो फिर हम सबसे पहले जानते हैं ग्रीक सोसाइटी के बारे में। जो ग्रीक सोसाइटी थी वो एक छोटे छोटे स्टेट्स में थी, और वो जो स्टेट थे जिनको सिटी स्टेट बोलते थे। सिटी स्टेट बोलने से मतलब था क्योंकि सिटी के बराबर उनकी पॉपुलेशन और उनकी बाउंड्रीज थी। क्योंकि पहले जो, अब हम जो स्टेट पढ़ते हैं, जिस स्टेट के फोर एलिमेंट होते हैं, लेकिन इन स्टेट को आप कंफ्यूज नहीं करें और जैसे कि और स्टेट के साथ कि यूपी एक स्टेट है, बिहार एक स्टेट है, ये अलग स्टेट है, ये इंडियन स्टेट्स हैं, ये एक कंट्री के सब यूनिट्स हैं। स्टेट का मतलब होता है यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से, एक राजनीतिक संस्थान से, जिसमें एक कंट्री को एक स्टेट माना जाता है। तो जो स्टेट को हम पढ़ते हैं, जिसमें चार चीज़ें होती जिससे मिलके एक स्टेट बनता है: पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। जब एक जनसंख्या है, फिर उसके बाद एक भूभाग है, सरकार है और सरकार संप्रभु है। इन चार तत्वों से मिलके एक स्टेट बनता है। तो हम यहाँ पर पहले ग्रीक सोसाइटी के बारे में जानेंगे, जो कि एक सिटी स्टेट थे जहाँ पर। और जो पहले जो स्टेट की डेफिनेशन थी, वो डेफिनेशन आज जिस कंटेक्स्ट में स्टेट की डेफिनेशन को प्रयोग करते हैं वो सेम नहीं था। क्योंकि पहले स्टेट का मतलब होता था पुलिस स्टेट। पुलिस स्टेट का मतलब होता है कंप्लीट कंट्रोल वाला स्टेट, कोर्सिव स्टेट। क्योंकि आज जो स्टेट का जो मतलब है वो वेलफेयर स्टेट से है। स्टेट की एक्टिविटीज़ में, स्टेट के स्पेयर में बदलाव बढ़ाव, ये प्रोग्रेसिव स्टेज के साथ हम आज देखते हैं। तो हम उसके बाद जानेंगे कि स्टेट और नेशन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, नेशन एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, एक फीलिंग है, फीलिंग ऑफ वननेस। और ये फीलिंग किसकी वजह से आती है? कल्चर की वजह से भी आ सकती है, एक लैंग्वेज की वजह से भी आ सकती है, एक रिलीजन की वजह से भी आ सकती है। तो स्टेट और नेशन आर टू डिफरेंट थिंग। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो फ्रांस एक पहला स्टेट था जो नेशन स्टेट था। ये ग्रीक सोसाइटी के फीचर्स हैं। सिटी वाज स्टेट इन ग्रीक, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्रीक टर्म फॉर स्टेट इज़ पुलिस, एंड सिटी स्टेट लेस पॉपुलेशन होती थी इन सिटीज़ में। सिटी स्टेट एंड सोसाइटी वर ओवर। देखिए, जब छोटी छोटी पॉपुलेशन होती थी इस स्टेट में, तो सोसाइटी क्या है और सिटी स्टेट क्या है, दोनों में कोई डिफरेंस बड़ा नहीं रह जाता। नो डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एथिक्स। एथिक्स क्या है और पॉलिटिक्स क्या है, ये डिफरेंस उस समय नहीं था। क्योंकि पॉलिटिक्स किसको कहते हैं, पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ जिसमें हम स्टडी करेंगे, और एथिक्स पॉलिटिक्स का पार्ट था या उसका पार्ट नहीं था, इस तरीके का कोई डिफरेंस उस समय नहीं था। सोसाइटी कैसी थी? हायरार्किकल सोसाइटी थी। हायरार्किकल सोसाइटी का एक जो फीचर होता है वो ये रहता है कि यहाँ पर इनइक्वलिटीज़ होती थी। जब लोगों को वर्गों में रखा जाएगा तो उससे साफ क्लियर है कि इक्वलिटी नहीं थी। अगर किसी भी सोसाइटी में क्रम बने पड़े हैं, क्लासिफिकेशन बने पड़े हैं, वर्ग बने पड़े हैं, इसका मतलब होता है कि समानता का अभाव होना, इन्हें असमानता होना। और असमानता है तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ की सोशल प्रॉब्लम्स किस तरीके की होंगी। तो आगे स्टार्ट करते हैं। ग्रीक वाज एथनोसेंट्रिक। जो ग्रीक वाले लोग थे
उनके अंदर वो एथनोसेंट्रिक थे, क्योंकि वो समझते थे कि जो वो हैं वो सुपीरियर हैं, और लोगों को वो अनसिविलाइज समझते थे, बारबेरियन समझते थे। आउटसाइडर्स के लिए जो उनका व्यू था कि वो समझते थे कि जो हम हैं, जो हमारी रेस नस्ल है वही सुपीरियर है, बाकी सब लोग इन्फीरियर हैं। देखिए यहाँ हम ग्रीक सोसाइटी के बारे में जान रहे हैं। जब हम ग्रीक सोसाइटी के बारे में जान रहे हैं तो वहाँ की थॉट क्या थे, प्लेटो के, अरिस्टोटल की थॉट क्या थे, और उनसे पहले प्लेटो से पहले जो सुकरात के थॉट क्या थे, तो अच्छे तरीके से समझ लेंगे जब उसकी सोसाइटी के बारे में हम जान लेंगे। उस समय कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं थी ग्रीक के समय पे। एग्रियन सोसाइटी थी, क्योंकि एग्रीकल्चर पे बेस्ड रहते थे। जहाँ पर एग्रीकल्चर है वहाँ पर सीधी बात है स्लेवरी होना एक चलन रहता है। स्लेवरी का मतलब होता है जहाँ पर एक दास प्रथा रहना। दास प्रथाओं को पहले सपोर्ट भी किया गया था कि दास प्रथा ठीक भी है, क्योंकि दास प्रथा में क्या रहता है कि एक दास अगर रहेगा मालिक के पास, तो मालिक अगर दिमागी रूप से बुद्धिमान है और दास का काम एक शारीरिक रूप से करने वाले काम को दास करेगा, तो उन दोनों के लिए बेहतर रहेगा। ऐसा उन्होंने प्रमाणीकरण दिया, इस चीज़ के लिए जस्टिफाई किया था, जिसको हम लेटर स्टेज में पढ़ेंगे। लेकिन एक ओवरव्यू के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो स्लेवरी सिस्टम था, बताते थे कि ये जस्टिफाई इस आधार पे किया था क्योंकि प्रकृति ने व्यक्ति को दो तरीके से मजबूत बनाया, एक मानसिक रूप से, एक शारीरिक रूप से। जो लोग मानसिक रूप से मजबूत हैं वो मानसिक श्रम कर सकते हैं, जो शारीरिक रूप से मजबूत है वो शारीरिक श्रम कर सकते हैं। तो एग्रियन सोसाइटी थी जहाँ पर स्लेवरी थी, और ग्रीक सोसाइटी पैट्रियार्कल थी। पैट्रियार्कल मतलब होता है जो फैमिली का हेड होता था वो मेल होता था। तो इससे साफ जाहिर है कि मैन और वीमेन के बीच में कोई इक्वलिटी नहीं थी। और इन एंशियंट ग्रीक द लॉ गवर्निंग पॉलिटिक्स व प्रोडक्ट ऑफ रीजन रेदर देन रिलीजन। अब समझें इस चीज़ को। एंशियंट ग्रीक में जो लॉ थी, जो पॉलिटिक्स को गवर्न कर रही थी, वो प्रोडक्ट ऑफ रीजन थी, ना कि रिलीजन थी। देखिए रिलीजन का जो रोल है, आप हम जब यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जब यूरोपियन हिस्ट्री में पोप डोमिनेट करता था पॉलिटिक्स को, तो उस काल को हम बोलते थे अंधकार का युग। जब रीजन डोमिनेट करता था पॉलिटिक्स को, तो उस काल को बोलते हैं हम रेनेसा का पीरियड, एनलाइटनमेंट का पीरियड। तो ऐसे हम अंतर कर सकते हैं। अब कोई व्यक्ति कुछ भी सोचता है, तो मैंने बताया ना कि क्राइसिस इज मदर ऑफ पॉलिटिकल थिंकिंग। तो क्राइसिस क्या था प्लेटो के सामने, जो उन्होंने थिंकिंग की, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि जो एथेंस है उसका डिक्लाइन क्यों हो रहा है। क्योंकि उस समय पेलोपोनेशियन वार था जो कि एथेंस और स्पार्टा के बीच में था। स्पार्टा राज्य बहुत मजबूत था क्योंकि उसकी जो एजुकेशन सिस्टम था, मिलिट्री सिस्टम था, और सोसाइटी का जो ऑर्गेनाइजेशन था वो एक बेटर तरीके से था, ऑर्गेनाइज था। एथेंस का उतना नहीं था। तो उसी तरीके से वो जब एथेंस के डिक्लाइन को देख रहे थे, वो सोच रहे थे कि डिक्लाइन किसकी वजह से है, ताकि हम उसको चेक कर सकें, क्योंकि एथेंस को स्पार्टा राज्य द्वारा हरा दिया गया था। फिर प्लेटो चाहता क्या था? प्लेटो चाहता था कि जो उसका मदरलैंड है एथेंस, उसकी जो ग्लोरी खो चुकी है स्पार्टा से युद्ध में बाद में, तो उसको कैसे हम पहले जैसे लेकर आएँ। तो ही वांटेड टू मेक एथेंस द आइडियल स्टेट। वो एक आदर्श राज्य बनाना चाहता था, परफेक्ट स्टेट। तो उसने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट ऑफ फिलोसफर किंग, एक दार्शनिक राजा का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक राजा, जब एक बुद्धिमान व्यक्ति राजा बनेगा तब राज्य को अच्छे तरीके से शासित किया जा सकता है। तो ये मेन कंसर्न थी प्लेटो के, जो उन्होंने अपनी बुक में और अपने समय पे स्टडी किया था। प्लेटो के क्या क्या काम थे जो उन्होंने किए थे? क्योंकि प्लेटो के जो वर्क था वो इन फॉर्म ऑफ डायलॉग था, संवाद के रूप में था। और संवाद क्या होता है? जैसे कि अब हम जब किसी से बात करते हैं तो अपनी बात बताते हैं, कि अपनी बात को बताते हैं बाद। कोई व्यक्ति उसको जवाब देता है, प्रत्युत्तर देता है, उसको बोलते हैं प्रतिवाद। वाद, प्रतिवाद, और उन दोनों की मिक्सअप से जो निकलता है उसको बोलते हैं संवाद। तो डायलॉग जो थे, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस का एक कॉम्बिनेशन को बोल सकते हैं। पहले था रिपब्लिक, जो थी जिसमें प्लेटो जब यंग थे तब उनका वर्क है।
जिसका एक टाइटल है कंसर्निंग जस्टिस, जिसमें डायलॉग्स के फॉर्म में चीज़ें दी हुई हैं। इस जगह पर इस उम्र पे, क्योंकि पहली जो उम्र होती है आदमी की जीवन की, जिसमें उसके पास बहुत जोश होता है, बहुत आइडियल होता है, रोमांटिक होता है, रेडिकल भी होता है, तो वो सब चीज़ें प्लेटो की रिपब्लिक में देखने को मिलती हैं। द रिपब्लिक इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्लेटोस आइडियल स्टेट, क्योंकि अगर स्टेट है तो उसको गवर्न करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए, तो उसके आइडियल, प्लेटो को आइडियल स्टेट के गवर्न करने के लिए उनका वर्क मिलता है रिपब्लिक में। और यहाँ पर इन्होंने एक फिलोसफर किंग का आइडिया दिया था। दूसरी जो बुक थी उनकी, जो स्टेटमेंट, यहाँ पर जब ट्रांजिशन होता है एज का, तो वो ट्रांजिशन हमको देखने को मिलता है यंग टू सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ। और जो थर्ड बुक थी लॉ, वर्क ऑफ मैच्योर्ड प्लेटो, हियर ही प्रपोज द बेस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एज रूल ऑफ लॉ। यहाँ बताते हैं कि जो बेस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वो विधि का शासन है, व्यक्ति का शासन नहीं, क्योंकि व्यक्ति का शासन करप्ट हो सकता है। विधि का शासन व्यक्ति के शासन से अधिक कुशल है, अधिक अच्छा है। और अप्रोच क्या थी प्लेटो की एज ए थिंकर? वो आइडियलिस्ट थे, इमेजिनेटिव थे, परफेक्शनिस्ट थे, यूटोपियन थे, बहुत रेडिकल थे। उनकी मेथोडोलॉजी, मेथड किस तरीके से, मेथड वो बोरो किए थे अपने गुरु सुकरात से, डायलैक्टिकल फॉर्म में डायलॉग्स करना। देखिए, अब डायलॉग की प्रथा नहीं है। डायलॉग्स का मतलब होता है आप कोई चीज़ नहीं जानते, ज़रूरी नहीं आप किताब से पढ़ के जाने, आप संवाद कीजिए, एक मीनिंगफुल डिबेट कीजिए जिसमें आप अपने विचार स्पष्ट कीजिए। जब आप अपने विचारों को बाहर नहीं निकालेंगे तो उनको प्यूरिफिकेशन कैसे होगा? आप कुछ बोलेंगे तो आपको सामने से प्रत्युत्तर मिलेगा। जैसे कि न्यायालय में क्या होता है, जब हम अपना वाद दाखिल करते हैं, वाद के बाद में प्रतिवाद आता है, प्रतिवाद पत्र आता है, फिर उसके बाद इशू फ्रेम किए जाते हैं। तो इसी तरीके से जब कोई भी चीज़ हम देखते हैं जानकारी के लिए, जिसमें हम अपनी स्टेटमेंट देते हैं, फिर काउंटर स्टेटमेंट आता है, फिर एक नया स्टेटमेंट से निकल के आता है, प्यूरिफिकेशन होता है थॉट का डायलैक्टिक फॉर्म्स में, जैसे थीसिस, वाद, एंटीथेसिस प्रतिवाद, सिंथेसिस संवाद। ये प्लेटो की मेथड डायलैक्टिकल फॉर्म्स थी जो अपने गुरु सुकरात से उन्होंने सीखी थी। अब इन्फ्लुएंस किस पे, प्लेटो पे इन्फ्लुएंस किसका था? सबसे पहले सुकरात का, पहला जो डायलैक्टिकल फॉर्म, और दूसरा जो उनकी थ्योरी ऑफ नॉलेज थी, जिसमें बताया था कि नॉलेज इज वर्च्यू, जिसको हम आगे डिफाइन करेंगे। दूसरे थे पाइथागोरस। उन्होंने बताया कि जो उनकी लव फॉर मैथमेटिक्स था, जियोमेट्री था और थ्योरी ऑफ सोल था, ये उन्होंने पाइथागोरस से लिए थे। थर्ड थे हेराक्लाइटस, जिन्होंने बताया था कि इस लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, लेकिन चेंज परमानेंट है। तो नथिंग इज परमानेंट इन वर्ल्ड एक्सेप्ट चेंज। हेराक्लाइटस सेड चेंज इज द एसेंस ऑफ दिस वर्ल्ड, एवरी डे एवरीथिंग चेंजेस। फोर्थ जिन पे इन्फ्लुएंस हुआ था वो थे परमानेंटीज, इन द आइडिया ऑफ परमानेंस के लिए आया था। अब थोड़ा हम सुकरात के बारे में जानते हैं। सुकरात कंसिडर्ड एज वाइजेस्ट मैन ऑन दिस अर्थ। सुकरात को इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि वो कुछ नहीं जानते थे, इसलिए वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान थे। क्योंकि जो व्यक्ति क्लेम करता है कि वो सब जानता है, वो नहीं जानता, क्योंकि उसको अल्प ज्ञान है, जिसकी वजह से वो ऐसा बोलता है। और उसको प्लेटो ने उनको इक्वेट किया था, बराबर माना था जीसस के, क्योंकि उनको कुछ सिमिलरिटी लगी जीसस के साथ। जो इक्वेट किया जाता है सुकरात को, वो जीसस के साथ इक्वेट किया जाता है, जो कि क्योंकि जीसस और उनके अंदर की जो कुछ सिमिलर चीज़ें थी, जिनके आधार पर उनको देखा जाता है कि वो जीसस की तरह उनकी सिमिलरिटी थी, हैबिट थी। और ये था कि उन्होंने एथिक्स को इंट्रोड्यूस किया। एथिक्स का मतलब व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। आप किस आधार पर किसी को सही और गलत बताते हैं, ये एथिक्स है। इसमें कुछ चीज़ देखिए, कुछ चीज़ आपके लिए सही हो सकती है, ज़रूरी नहीं वो सभी के लिए ठीक हो। एक सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है सही और गलत होने का, ये व्यक्तिगत है, सब्जेक्टिव है काफ़ी। अब है प्री सॉक्रेटिक थॉट। प्लेटो जो सुकरात से उनसे पहले के क्या विचार थे,
क्योंकि जो ग्रीक स्कॉलर थे जो हमेशा इस चीज़ में लगे रहते थे कि जो नेचुरल वर्ल्ड को जानने के लिए पहले सबसे ज़्यादा जो चीज़ें शुरुआत की थी वो कोशिश करते थे कि चीज़ों को जाना जाए, चीज़ों को समझा जाए। तो ग्रीक स्कॉलर जो सुकरात से पहले थे वो अंडरस्टैंडिंग करना चाहते थे नेचुरल वर्ल्ड की किस तरीके से है, वो एक्सप्लेन करना चाहते थे यूनिवर्स को। वो बताना चाहते थे कि जो एयर है, वाटर है, फायर है, इज़ अल्टीमेट फीचर ऑफ यूनिवर्स, कि इस यूनिवर्स का ये अल्टीमेट फीचर यही है। दे वर ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज़, वो कोशिश कर रहे थे एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या है। लेकिन सुकरात के बाद कि उन्होंने सजेस्ट किया कि वन मस्ट अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल व्हाट शुड गवर्न आवर लाइफ, हैंस ही सजेस्टेड दैट इट इज़ नॉट इनफ टू नो व्हाट इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू नो व्हाट ऑट टू बी। हमको क्या है इससे ज़्यादा समझना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि जो है उस चीज़ को हम स्टडी करेंगे तो एक ज़्यादा अच्छा रहेगा कि क्या होना चाहिए, उस मॉडल को भी हम जानें। अब हम समझते हैं कि सोक्रेट्स की थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या थी और किस कंटेक्स्ट में दिया गया था, और रिटॉरिक्स क्या हैं इसमें, और डायलेक्ट्स क्या हैं। देखिए, रिटॉरिक्स को हम समझ सकते हैं जब हम किसी तरीके का स्टेटमेंट देखते हैं, जो स्टेटमेंट जिसके कोई जो किसी फैक्चुअल और साइंटिफिक क्लैरिटी के साथ नहीं है, और एक श्यूडो स्टेटमेंट, एक फॉल्स स्टेटमेंट है, उनको बोलते हैं हम रिटॉरिक्स हैं, ये जुमलेबाजी हैं ये। और डायलेक्टिक्स होता है जो एक जेन्युइन है, करेक्ट ट्रुथ है, और जिसको प्यूरिफाई किया गया, प्यूरिफाई थॉट है जो। अब थ्योरी ऑफ नॉलेज जो है सुकरात की, अब उसको समझेंगे हम। सुकरात की जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है जिसमें हम समझेंगे कि क्यों दिया था उन्होंने थ्योरी ऑफ नॉलेज। क्योंकि सुकरात से पहले जो शिक्षक थे जिनको सोफिस्ट बोला जाता था, जो कि पॉलिटिकल टीचर्स थे, एलीट बच्चों को पढ़ाने के लिए, एलीट मतलब होता है जो उच्च वर्ग के लोगों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको जिम्मेदारी थी कि जो एलीट वर्ग के लोग हैं उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब वो पढ़ाते थे कि पावर में कैसे आया जाए और पावर के बेनिफिट क्या हैं, और लोगों को बता रहे थे कि असल जीवन की जो वजह जो चीज़ें हैं वो या तो पावर है और मनी है। और उसको बताया था कि ये जो अच्छी जीवन आता है आपके पास, अच्छा जीवन जो हो सकता है अगर आपके पास पावर है, मनी है, तभी अच्छा जीवन होता है। क्योंकि सोफिस्ट जो लोग थे, जो पॉलिटिकल टीचर्स थे, वो कहते थे कि आदमी ही हर चीज़ की एक मेज़र है सब चीज़ को चेक करने का। उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन सोसाइटी, व्यक्ति ही ज़्यादा जरूरी, सोसाइटी नहीं है इतना ज़रूरी, समाज से ज़्यादा ज़रूरी है एक व्यक्ति। तो सेल्फ इंटरेस्ट, एक व्यक्ति के जो हित हैं वो एक सामूहिक हित से ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये बताया था जो सोफिस्ट थे। जिसके अपोज में सुकरात ने बताया था कि नहीं, ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति के हित सामाजिक हित से नहीं हो सकते अलग। और उनकी टीचिंग को बताया सुकरात ने कि ये ना तो कभी सोसाइटी के लिए अच्छी हो सकती हैं, ना किसी व्यक्ति के लिए अच्छी हो सकती हैं। जो सोफिस्ट लोग हैं, जो पॉलिटिकल टीचर्स हैं, वो इग्नोरेंट पीपल हैं। अगर वो ऐसा सोचते हैं कि एक व्यक्ति का जो हित होगा वो एक समाज के हित से ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो ऐसा सोचना उनका गलत होगा। क्योंकि प्रकृति ने किसी भी व्यक्ति को आत्मनिर्भर नहीं बनाया। मैन कभी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, उसको डिपेंड होना पड़ेगा। एक आदमी को अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए कई लोगों पर निर्भर होना पड़ता है। तो सोसाइटी एक ज़रूरत बनी। सोसाइटी जो आज हम समाज देखते हैं, जो व्यक्तियों का समूह है, वो एक ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें आई हैं। अगर हम इस तरीके से सोसाइटी को अंडरमाइन कर देंगे तो ये अपने आप को अंधकार में रखने जैसा होगा। इसीलिए सोसाइटी के महत्व को समझें आप। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि सोसाइटी से अलग इंडिविजुअली वो सोच सकता है, तो वो अंधकार में जी रहा है। सोफिस्ट आर नॉट टीचिंग व्हाट दे ऑट टू बी, क्योंकि वो चीज़ बता ही नहीं रही जो पढ़ाना चाहिए। वो उनको बस पावर में और मनी के बारे में समझा रहे थे। तो उनकी जो टीचिंग थी सोफिस्ट की, वो रिटॉरिक्स थी। तो इसके बाद हम समझेंगे कि उन्होंने किस मेथड को अपनाया, किस तरीके से अपने विचार को उन्होंने बताया, थ्योरी ऑफ नॉलेज को कैसे जस्टिफाई किया, और प्लेटो और सोक्रेट के बीच में रिलेशनशिप क्या थी, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।